वेजिटेबल भैंस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही इमोशनल और प्रेरणादायक दर्द भरी कहानी है। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। दिल्ली शहर के गाजियाबाद में अपना एक छोटा सा होटल था। मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। मैं यहाँ दिल्ली में नौकरी करने के लिए आया था। फिर भगवान ने मेरी किस्मत का पासा ऐसा पलटा कि मैं यहीं पर अपना एक छोटा सा होटल गाजियाबाद में खोल लिया था। मेरी माँ बाप मुझे इस दुनिया से छोड़कर जा चुके थे। मेरी जिंदगी यहाँ पर अच्छी चल रही थी। मेरे माता पिता के जो रिश्तेदार थे वो दिल्ली शहर में ही रहते थे। मैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ आके छोटी सी नौकरी करने लगा था। फिर मेरी खूब तरक्की हुई और मैंने अपना एक छोटा सा होटल गाजियाबाद में खोल लिया था, जो सिर्फ मेरा ही था और जिसका मालिक भी मैं ही था। मेरा नाम दीपक है और मेरी ज़िंदगी अच्छी और सुकून से गुजर रही थी, क्योंकि कोई टेंशन नहीं थी। मेरे होटल में 1 दर्जन लड़के काम किया करते थे। वह सब खाना बनाते थे और मैं उन लोगों पर नज़र रखता था। मेरा होटल छोटा ज़रूर था, पर यहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट बनता था। लोग दूर दूर से खाना खाने के लिए मेरे होटल में आते थे। मुझे अपनी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा अच्छी लगने लगी थी, क्योंकि भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा था। मेरी उम्र अब 32 साल की हो गई थी। मैं अपनी शादी करके अपना परिवार आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन अभी तक मैंने किसी लड़की को पसंद नहीं किया था और ना ही मेरा कहीं रिश्ता लगा था। फिर एक दिन मैं अपने होटल में अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, जब मैं एक लड़की को देखा था। वो लड़की मुझे पहली नज़र में देखते ही भाग गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। वह मेरे सामने बैठी हुई थी और मैं उसकी तरफ बार बार देख रहा था। यह सोच रहा था कि यह क्यों परेशान है और इसे क्या प्रॉब्लम है। अजीब सी बात है, मेरा उससे ना कोई रिश्ता था और ना ही कोई संबंध था, लेकिन मैंने उसकी परेशानी को महसूस कर लिया था। फिर वह बेचैन होकर और रिक्वेस्ट भरे अंदाज में मुझसे कहने लगी कि सर, मैं बहुत मजबूर हूँ। मुझे आपके होटल के बारे में पता चला तो मैं यहाँ पर आ गई। क्या आप मुझे नौकरी पर रख सकते हो? प्लीज़ इनकार मत करना और मुझे आप कोई भी काम दे देना। मैं बहुत दूर से यहाँ आई हूँ। मैं यहाँ से निराश होकर नहीं जाना चाहती। मेरे होटल के हर तरह के लोग खाना खाने के लिए आते थे और मेरा पूरा का पूरा स्टाफ लड़का था। उसमें कोई भी औरत नहीं थी। मैंने सोचा कि अगर मैंने उसे नौकरी दे दी तो मुझे उसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और यह मेरे होटल के नियम के खिलाफ है। मैं यहाँ पर किसी लड़की को नौकरी नहीं देना चाहता। इतने सारे लड़कों में एक अकेली लड़की, कहीं मेरे होटल का नाम बदनाम ना हो जाए। बस इसी वजह से मैंने उसको नौकरी देने से साफ साफ मना कर दिया था। वैसे तो मुझे उसे काम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मैंने अपने होटल के रूल्स खुद ही बनाए थे। मैं यहाँ का मालिक था, इसीलिए यहाँ पर मेरी ही मर्जी चलती थी। इस लड़की ने फिर सिफारिश की, सर प्लीज़ देख लीजिए, अगर कोई गुंजाइश हो जाए तो मैं बहुत मजबूर हूँ और बहुत उम्मीदों के साथ यहाँ आई हूँ। उसका इतना मासूम चेहरा और उसकी इतनी मासूमियत भरी बात सुनकर मेरा दिल पिघल गया था। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं था, क्योंकि हर मर्द बुरा नहीं होता। मैंने सोच लिया था कि मुझे इसकी मदद करनी ही होगी। मैंने कहा कि ठीक है, और मैंने उसे अपने होटल के सारे काम समझा दिए थे और बता दिया था कि तुम यहाँ काम कर किया करोगी। उसे मैंने सब्जी वगैरह काटने का, चीज़ों का, कोई फ्राई करने का और मसाले पीसने का काम बता दिया था। वैसे और काम करने के लिए तो मैंने कुक रखे हुए थे। वह इस बात से बहुत खुश हो गई थी। उसने फिर से कहा था कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ। आपने एक लड़की की बेसहारा की मजबूरी को समझा। मैंने कहा कि बार बार अपनी मजबूरी के बारे में मत कहो, मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ तो मैंने तुम्हारी मदद कर दी। फिर मैंने उसे 1 महीने की सैलरी दी, एडवांस में ही दे दी थी। मेरे यहाँ काम करने वाले एक लड़के ने कहा कि सर, आपने इस लड़के को यहाँ नौकरी देकर अच्छा नहीं किया और फिर आपने उसे पहले ही दिन 1 महीने की सैलरी एडवांस दे दी। कुछ लोग बहुत लालची होते हैं, आप देखना ऐसा ही ना हो कि वह कल काम पर ही ना आए और आपके पैसे लेकर फरार हो जाए। लेकिन वह अगले दिन काम पर आ गई थी और उसने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली थी। वह लगातार काम कर रही थी, टाइम से आती थी और टाइम से ही अपने घर चली जाती थी। और अब उसे मेरे होटल में काम करते हुए 1 महीना हो गया था। अपना 1 महीना पूरा होते ही उसने मुझसे एक अजीब सी फरमाइश कर दी थी। उसने मुझे कहा था कि सर, मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो मैंने उसके एक बार यही कहने पर उसे कुछ पैसे दे दिए थे। उसने कहा कि नहीं, मुझे इससे भी ज़्यादा पैसे चाहिए। अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे पता चला है कि आपकी शादी नहीं हुई
रही है। अगर आप चाहो तो मैं एक दिन के लिए आपकी पत्नी बनकर आपके साथ राज गुजार सकती हूँ। मैं जब उसकी यह बात सुनी तो मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि उसने बात ही ऐसी कर दी थी। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और उससे ऑफिस के अंदर ले गया था, और फिर मैंने उसे डांट लगाई थी। कहा था कि तुम यह कैसी बकवास कर रही हो, तुम्हें ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? पैसों के लिए तुम इतनी गिर गई हो कि तुम साफ साफ शब्दों में मुझसे यह बात कह रही हो। उसने मुझे अपना नाम रूपा बताई थी। उसने ढीले ढीले कपड़े पहने हुए थे और वह सलवार कमीज पहनी हुई थी। उसके सर पर दुपट्टा भी रखा हुआ था। वह देखने में जवान और बहुत खूबसूरत थी और मेरे होटल में काम करने लगी थी। मेरे डांटने से वह बहुत शर्मिंदा हुई थी और उसके बाद उसने मुझसे कभी कोई गलत बात नहीं कही थी। लेकिन एक दिन वह अचानक किचन से भागते हुए निकली थी। मैं हैरान हो गया था कि आखिर इस लड़की को क्या हुआ है। मैं किचन में गया तो सभी लड़के अपने अपने काम में बिजी थे। मैंने उन लड़कों से कहा कि रूपा यहाँ से इस तरह से भागती हुई क्यों निकली है? क्या तुम लोगों ने उसके साथ कुछ किया तो नहीं? वह कहने लगे कि नहीं नहीं सर, हम में से किसी ने भी कुछ नहीं किया। लेकिन मुझे शक था कि जिस तरह से वह डर कर भागी है, जरूर कोई ना कोई बात थी। अगले दिन जब वह सुबह काम पर आई तो मैंने उससे पूछा था कि तुम्हें कल क्या हो गया था, कल तुम इस तरह से क्यों भाग गए थे? उसने कहा कि आपके होटल में काम करने वाला जो वह नौकर है, जो साबले रखा है, उसका नाम जो तो नहीं जानती, लेकिन उसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है। मैं समझ गया था कि वह किसकी बात कर रही है। वह मेरे होटल में काम करने वाले सांवले रंग के लड़के, जिसका नाम सूरज था, उसकी बात कर रही थी। मैंने उसे कहा कि तुम्हें पूरा यकीन है? उसने कहा हाँ। मैं साइड पर खड़े होकर अपना काम कर रही थी और वह बार बार कोई चीज़ उठाने के बहाने आता और आकर मेरे शरीर के साथ टकरा जाता था और कहता था कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। और फिर उसने आज तो हद ही कर दी। आज उसने ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर मेरी कमर में डाल दिया था और मैं वहाँ से भाग गई। मैंने कहा कि तुम्हें इस समय मुझे बताना चाहिए था, तुम्हें इस तरह से भागने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने सूरज को बुला लिया और कहा था कि क्या तुमने यह हरकत की है? तुम जैसे लोगों की वजह से औरत इज्जत की रोटी कमाने के बजाय किसी गलत काम की तरफ चली जाती है, क्योंकि उनको यह एहसास होता है जहाँ हम इस इज्जत से काम कर रहे हैं वहाँ भी हम इज्जत से महफूज नहीं है, तो फिर हम वही काम कर लेते हैं। तुम जैसे मर्द उन्हें कोठी की तरह धकेल देते हैं। सूरज ने कहा सर, यह खुद मेरे करीब आने की कोशिश कर रही थी, मैंने कुछ नहीं किया। सर, मैं आपके कुछ साल पिछले 7 साल से काम कर रहा हूँ और इस लड़की को आए हुए अभी 4 महीने भी नहीं हुए हैं। आपने उसकी बात मान ली और आप मेरी बात नहीं मान रहे हो। बात तो सूरज की भी ठीक थी, लेकिन फिर मुझे एक और लड़के ने इशारा किया कि यह लड़का ही गलत है, इसने लड़की को छेड़ा है। बस फिर मैंने तुरंत ही फैसला कर लिया था कि मैं इसे नौकरी से निकाल दूंगा। मैंने सूरज से कहा कि मैं तुम्हारा हिसाब फाइनल कर देता हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। और वह मेरे होटल से चला गया, पर जाते जाते कह कर गया कि सर, इस लड़की की वजह से आपने मुझे काम से निकाल दिया है। यह लड़की आपको एक दिन अपना असली रूप जरूर दिखाएगी, फिर आपको पता चलेगा कि मैं सही था या यह लड़की। जाहिर सी बात है, उसको मैंने काम से निकाल दिया था तो वह मेरी बात पर तारीफ तो नहीं कर सकता था, इसीलिए वह इस तरह की बातें करते हुए वहां से चला गया था। लेकिन शाम को मुझे मेरे हेड कुक ने कहा था कि सर, आपने इस लड़की को यहाँ पर रखकर अच्छा नहीं किया, क्योंकि अब इस तरह के मैटर्स तो होते ही रहेंगे। एक जवान और खूबसूरत लड़की का इतने सारे लड़कों में काम करना कोई मजाक बात नहीं है। और आप ये भी जानते हैं कि यहाँ पर काम करने वाले सारे ही लोग परदेसी है और अपनी अपनी पत्नियों से दूर है। कोई 1 साल से अपने घर नहीं गया, तो कोई 2 साल से नहीं गया, तो कोई 3 साल से नहीं गया। ऐसे में एक खूबसूरत लड़की उनके साथ काम करेगी तो कुछ न कुछ तो हो ही जाएगा। मैंने कहा कि यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या किसी मर्द से इतना भी कंट्रोल नहीं होता कि वह अपनी पत्नी से नहीं मिला है तो किसी भी औरत पर बुरी नज़र देगा? वह आदमी मेरी बात सुनकर खामोश हो गया था। उसने कहा कि आपको मर्दों के बारे में अभी पता ही कहा है। सर, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे मर्द हैं जिनका सिर्फ अपनी पत्नियों से ही दिल नहीं भरता, बल्कि दूसरी औरतों पर भी नज़र रखते हैं। लोग तो पत्नी होते हुए भी दूसरी शादी कर लेते हैं और उसकी पत्नी को कुछ पता ही नहीं चलता। मैंने कहा कि मर्दों को शादी करने की परमिशन है तो वह इस चीज़ का बहाना ना बनाए कि हम तो दूसरी शादी सिर्फ काम के लिए ही कर रहे हैं, और किसी भी मर्द को अपनी पहली पत्नी को धोखा नहीं देना चाहिए। अगर उसकी दूसरी शादी किसी मजबूरी की वजह से हो जाती है तो वह इसे सहारा दे देना कि उस औरत के साथ कोई गलत काम ना करे। मैंने उससे कहा कि अगर रूपा को काम पर मैंने रखा है तो उसकी हिफाजत भी मैं ही करूँगा। मेरे दिल में अगर
रूपा के लिए मोहब्बत जज्बात नहीं होते तो मैं भी कभी उसे ना तो इस नौकरी पर रखता और ना उसके लिए अपने इतने पुराने नौकर को नौकरी से निकाल देता। यह बात तो पक्की थी कि मेरे दिल में वह अपनी एक खास जगह बना चुकी थी, लेकिन उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। क्या वह शादीशुदा थी, उसके माता पिता थे, या उसकी कोई मजबूरी थी यहाँ पर काम करने की? आखिर वह यहाँ पर काम क्यों कर रही थी? मुझे उससे धीरे धीरे यह सब कुछ पूछना था। और अगर वह कुंवारी थी तो फिर मैं उससे शादी करना चाहता था और उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता था। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा था, मुझे नहीं लगता था कि वह शादीशुदा थी, क्योंकि उसे देखकर कहीं से भी नहीं लगता था कि वह शादीशुदा है। वह कम उम्र की थी, उसकी उम्र लगभग 22 साल होगी। वह तो एक कम सम कसमस की सी लड़की थी। जब होटल में रात को थोड़ा खाना बच जाता था तो वह खाना पैक करके अपने साथ ले जाया करती थी। एक दिन सुबह सुबह वह अपने घर से मेरे लिए कुछ बनाकर लाई थी। पता नहीं उसने किसी से पूछा था या उसने इस बात का आइडिया लगा लिया था, लेकिन जो भी था उसने ठीक आइडिया लगाया था कि मुझे मीठी चीज़ें बहुत पसंद है। वह कहने लगे कि आपके लिए मैं कुछ बनाकर लाई हूँ, आप मेरी इतनी मदद करते हो, मैं बदले में आपके लिए कुछ नहीं कर सकती, तो सोचा कि आपके लिए कुछ मीठा ही बना लाती हूँ। मैंने कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया। वह मेरे लिए अपने हाथ से हलवा बनाकर लाई थी। मैंने जैसे टेस्ट की तो मैंने उससे कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया, यह मुझे बहुत पसंद आई है, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। मैंने कहा कि यही हलवा तुम मेरे होटल पर ही बनाया करो, मैं तुम्हें इसके अलग से पैसे दूंगा। मैंने उसको अच्छे पैसों पर रखा हुआ था। लोग भी उसे टिप पे दिया करते थे और होटल का बचा हुआ खाना भी वह घर ले जाते थे। लेकिन फिर भी वह हमेशा उदास और परेशान सी रहती थी और उसकी परेशानी मुझसे देखी नहीं जाती थी। एक दिन मैंने उससे पूछ लिया कि क्या मैटर है, तुम क्यों परेशान रहती हो? तो उसने मुझे कुछ नहीं बताया। उसने कहा कि आप क्या करोगी मेरी कहानी सुनकर? अब इंसान बार बार तो पूछ नहीं सकता और रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकता, वरना सामने वाला सोचेगा कि पता नहीं यह क्यों मेरी कहानी के बारे में जानना चाहता है। इसलिए मैंने उससे दोबारा कोई सवाल नहीं किया। सोचा कि आज थोड़ा हिसाब किताब कर लेता हूँ। 1 घंटे बाद मुझे भी घर जाना था, लेकिन यह देखकर मैं हैरान रह गया था कि वह वापस आ गई थी। मुझे लगा कि शायद वह अपना कोई सामान भूल गई होगी, लेकिन मेरे ऑफिस में आकर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने उससे कहा था कि क्या बात है, जबकि मुझे थोड़ा उससे कहा था कि क्या बात है, जबकि मुझे थोड़ा आइडिया हो गया था कि वह क्या चाहती है। उसने कहा कि मुझे कुछ पैसों की सख्त ज़रूरत है। मैंने सुना है कि आपकी पत्नी नहीं है, आपकी शादी नहीं हुई है अभी। मैंने कहा कि तुम्हें किसने बताया है यह सब? तो उसने वह कहने लगे कि लोग आपस में बातें कर रहे थे, मैंने सुन लिया था। अगर आप कहोगे तो मैं वह काम कर सकती हूँ जो एक पत्नी एक आदमी के लिए करती है। मैं एक दिन के लिए आपकी पत्नी बन सकती हूँ। मुझे पता है कि आप मेरी इस बात से नाराज हो जाओगे, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ। मुझे पैसों की ज़रूरत है, आप मुझे थोड़े से पैसे दे दो, इसके बदले में मैं वह सब करने के लिए तैयार हूँ। मैंने उसे हैरान होकर देखा था, क्योंकि इससे पहले जब उसने यही बात कही थी तो मैंने उसे बहुत डांटा था। मैं जिस लड़की से शादी करना चाहता था वह मुझे इस तरह से ऑफर दे रही थी, वह भी रात के समय पर, जब वो इस होटल में सिवाय मेरे और उसके कोई भी नहीं था। जब कोई मर्द अपनी पसंद की लड़की के मुंह से इस तरह की बात सुनता है तो वह क्या सोचता है? जाहिर सी बात है वह यही सोचता है कि यह लड़की तो ठीक नहीं है, लेकिन वह शक्ल से भी बहुत ज़्यादा मजबूर लग रही थी। आखिर उसकी ऐसे भी क्या मजबूरी थी? अब तो मेरा दिमाग घूम गया था। जब खुद ही फल मेरी गोद में गिरने को तैयार था तो मैं क्यों पीछे हटता? मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे होटल के रूम में ले गया था। मैंने कहा कि अच्छा, तुम्हें पैसे चाहिए ना? उसने कहा कि हाँ, लेकिन उसकी आंखों से में आंसू थी अभी आ चुके थे। मैंने उससे कहा कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए? एक दिन के लिए तुम मेरी पत्नी बनना चाहती हो? अगर मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए अपनी पत्नी बनाना चाहूँ तो चलेगा? पहले तो उसने कहा कि हाँ, लेकिन मेरी माँ बीमार है, वह बहुत ज़्यादा बीमार है। उसने हाँ तो कह दिया था, लेकिन जैसे ही मैंने उसकी तरफ नज़र भर कर देखने की कोशिश की तो वह फुट फुट कर रोने लगी थी और ज़मीन पर बैठ गई थी और उसने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया था और वह मुझसे माफ़ी मांगने लगी थी। वह कहने लगी कि मुझे जाने दो प्लीज़ सर, मुझे जाने दो, मैं यह काम नहीं कर सकती। मैं एक पल को कमज़ोर पड़ गई थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं भी पीछे हट गया था। दरअसल मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। मैं उसकी भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था और उसका कॉन्फिडेंस जाग गया था। मैंने कहा कि अब मुझे यह बताओ कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है तुम्हारी कि तुम यह सब करने को तैयार हो गई हो? और भगवान के लिए मुझसे झूठ मत बोलना। उसने कहा कि मैं अब आपसे कोई भी झूठ नहीं बोलूँगी, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस हद तक मजबूर हूँ।
मैंने अपनी गाड़ी निकाली और उससे कहा कि ठीक है चलो मेरे साथ। हम दोनों गाड़ी में बैठ गए थे और अब हवा मुझे रास्ता बताते जा रहे थे और हम जा रहे थे। रास्ता बहुत दूर तक जा रहा था, हम लोग आबादी से काफ़ी दूर आ गए थे। अब मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था कि मैं एक होटल का मालिक हूँ और यह लड़की मेरे पास आती है और कहती है कि मुझे काम चाहिए, फिर आदमी अदाओं में मुझे लुभाने की कोशिश करती है, फिर मुझे एक गलत काम करने का ऑफर देती है और अब वह कह रही है कि मैं आपको अपने साथ ले चलती हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह सब कुछ एक प्लान के मुताबिक कर रही है और मुझे अपने किसी जाल में फंसाना चाहती है। अब यह जहाँ मुझे ले जा रही थी कहीं वहाँ पर मुझसे सब कुछ छीन ले, मेरी गाड़ी भी मुझसे ही छीन ले। मेरी जेब में कुछ पैसे भी थे, मेरे पास 2 महंगे मोबाइल भी थे। वह सब कुछ अगर मुझसे छीन छीन लिए गए तो क्या होगा, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा था। आज तो बारिश का दिन था, इतने दिन तक उसने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी। मेरे दिमाग में हजार तरह की बातें आ रही थी जब अचानक से उसने कहा कि वह सामने गली में पहले घर के सामने गाड़ी रोक दो। यह घर मुझे बहुत छोटा सा लग रहा था, ऐसा लगता था कि घर की दीवारें तो पक्की है लेकिन शायद ऊपर से छत कच्ची बनी हुई है। वह भी गाड़ी से उतर गई थी और हम लोग घर के अंदर चले गए थे। घर की हालात देखकर आइडिया हो रहा था कि यहाँ पर गरीबी राज करती थी। इस घर में कुछ भी नहीं था, सामने ही किसी बच्चे के टूटे फूटे खिलौने पड़े हुए थे। मैं समझ गया था कि यह लड़की शादीशुदा है और उसके तो बच्चे भी हैं, लेकिन जब भी वह काम पर आते थे वह बच्चे को तो अपने साथ नहीं लाती थी। शायद यह अपने बच्चे को घर पर ही छोड़कर आती थी। बच्चे की चीज़ें तो पड़ी हुई थी मगर बच्चा कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। यहाँ पर बच्चे की एक पुरानी सी कपड़े थी और कुछ खिलौने थे, उन पर बहुत सारी धूल जमी हुई थी, लेकिन शायद बच्चा कमरे में था। वह मुझे कमरे में ले गए, लेकिन सामने का नज़ारा देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि उस कमरे के अंदर बिस्तर पर एक आदमी पड़ा हुआ था जिसका आधा शरीर लाचार हो चुका था, लेकिन वह जाग रहा था और कुछ अजीब अजीब से इशारे करते हुए रूपा से पूछने लगा कि यह कौन है। रूपा ने भी इशारे से बताया कि वह मेरे सर है, जहाँ पर मैं काम करती हूँ, यह वहाँ के मालिक है। फिर उसने उस आदमी पर चादर डाल दिया था और उसे पानी पिलाने लग गई थी। उसके बाद उसने दवाई भी खिलाई थी। फिर उसने मुझसे कहा कि सर आप मेरे साथ बाहर आकर बैठ जाओ। मैं उसके कमरे से बाहर आ गया था। यहाँ पर एक कमरा था और बाहर सिर्फ एक छोटा सा आंगन बना हुआ था। आंगन तो सिर्फ कहने के लिए था, बस एक छोटी सी ही खाली जगह थी। मैं वहीं कुर्सी पर बैठ गया था और यह सोचने लग गया था कि घर में बच्चे के खिलौने तो पड़े हुए हैं, लेकिन बच्चा मुझे कहीं पर भी नजर नहीं आया। फिर रूपा बाहर आ गई थी और एक छोटे से स्टूल पर मेरे सामने आकर बैठ गई थी। उसने कहा कि आपको मेरा घर कैसा लगा। मैंने उससे कहा कि तुम्हारा यह घर बहुत अच्छा है। फिर उसने बताया कि अंदर जो आदमी लेटा हुआ है ना, वह मेरे पति है। यह सुनकर तो मेरा दिल धड़कना भूल सा गया था। मेरे सपनों का महल चकनाचूर हो गया था, क्योंकि मैं तो उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था और यह पहले से ही शादीशुदा निकली। उसने कहा कि मेरा पति बीमार है और मैं उसी के इलाज के लिए पैसे जमा करती हूँ। मैंने कहा कि हाँ, यह तो मैंने देख लिया हूँ, तुम सच में बहुत मजबूर हो। क्या हुआ था तुम्हारे पति को जो उनकी हालत ऐसी हो गई। इस पर रूपा ने कहा कि मुझे नहीं पता कि उसे क्या हुआ था। मैंने कहा कि तुम्हारा क्या मतलब है, तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हारे पति के साथ आखिर हुआ क्या था। उसने कहा कि जब मेरी उससे शादी हुई थी तब भी वह ऐसा ही था। मैंने कहा कि यह तुम क्या कह रही हो, तुम्हारी शादी एक ऐसे इंसान के साथ करवा दी गई थी जिसे पैरालाइज है। आखिर किसने तुम्हारी शादी इसके साथ करवाई थी और तुम्हारी शादी को कितने साल हो गई है। रूपा ने बताया कि मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। पहले सिर्फ उसके एक हाथ पैर पैरालाइज हुआ था। उसके साथ मेरी ज़िंदगी बहुत बुरी तरह गुजर रही थी, क्योंकि वह एक हाथ से लाचार हो गया था, लेकिन इसका दूसरा हाथ ठीक था। वह मुझे एक हाथ से खूब मारता था। भगवान ने हमें औलाद भी दी थी, लेकिन जब भी वह भी इस दुनिया से चली गई। मेरी बेटी 2 साल की थी। मेरी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, उसे कालरा हो गया था और वह तड़प रही थी, और फिर भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया, इसीलिए क्योंकि उसका यहाँ पर ख्याल रखने के लिए कोई नहीं था। मैं तो लोगों के घरों में काम करने जाती थी। मैंने कहा कि तुम्हारी शादी इस इंसान के साथ आखिर किसने करवाई थी। तो उसने कहा कि मेरे माता पिता ने मुझे इसके साथ बेच दिया था, क्योंकि मेरे माता पिता बहुत लालची लोग थे। यह मुझसे उम्र में बहुत बड़ा है और उसने मेरी खूबसूरती देखते हुए मुझे मेरे माता पिता से खरीद लिया था। मैं तो जिस दिन से पैदा हुई है अत्याचार बर्दाश्त करती आ रही हूँ। अब अभी भी मुझ पर हाथ उठाना है। मैंने कहा कि यह अभी भी तुम पर हाथ कैसे उठा सकता है, यह तो बीमार है। उसने कहा कि अब इसका पैरालाइज बढ़ गया है और अब उसकी टांग पैर भी पैरालाइज हो गया है। इसे कानों से ठीक से सुनाई भी नहीं देता।
यह बोल भी नहीं पाता, लेकिन वह एक हाथ उसका अभी भी चलता है। उसने एक डंडा अपने पास रखा है। वह गुस्से में होता है तो इशारे से मुझे बुलाता है। मैं उसके पास जाती हूँ तो वह डंडे से मुझे मारना शुरू कर देता है। तभी तो मैं ढीले ढीले कपड़े पहनती हूँ, ताकि मेरे शरीर पर जो जख्म के निशान है वह किसी और को ना दिख जाए। अगर कोई मेरे जख्म गिनने बैठ गया तो उसे सुबह हो जाएगी। यह आदमी मुझ पर बहुत अत्याचार करता है। उसकी यह बातें सुनकर तो मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। मैंने कहा कि फिर भी तुम इस घटिया इंसान के इतना ख्याल रखती हो, तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देती? और तुम उसके साथ पैसा भी कमाती हो, और इस आदमी के लिए तुम मेरे साथ भी रात गुजारने के लिए तैयार हो गई थी। अरे तुम इसको मार क्यों नहीं देती हो? ऐसे लोगों का इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है, जो औरत को कुछ नहीं समझते, और वह ऐसी औरत को जो इस एक घटिया मर्द के लिए इतनी मेहनत से पैसा कमाती है और उसका ख्याल रखती है। मुझे तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था। शायद मैं खुद भी कभी ऐसा नहीं करता, लेकिन गुस्से में मैं इसको इस तरह की सलाह देने लगा था। उसने कहा कि मैं क्या करूं, यह जैसा भी है, पर है तो मेरा पति ही, और मैं अपना सुहाग नहीं उजाड़ सकती। जब तक इसकी सांसें चल रही है मैं इसकी पत्नी हूँ। मेरी ज़िंदगी में शामिल होने वाले सारे लोगों ने मिलकर मेरे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन मैं बुरी इंसान नहीं हूँ। यह मेरे साथ इसलिए बुरा कर रहा है क्योंकि यह मुझे बुरा बनाना चाहता है। यह सब तो जाएंगे ही एक दिन नरक में, और इनसे सवाल भी जरूर किया जाएगा, इनको सज़ा भी जरूर मिलेगी। लेकिन अगर मैंने इसके साथ कुछ बुरा किया तो मुझे भी सज़ा मिलेगी। फिर मेरे साथ बुरा करने वाले लोगों में और मुझ में क्या फ़र्क रह जाएगा? यह इस दुनिया में जीत जाएंगे, लेकिन भगवान के यहाँ जाकर तो मेरी ही जीत होगी, और यह सारे के सारे हार जाएंगे। मैंने कहा कि तुम इसका इलाज क्यों करवाना चाहती हो? तो वह कहने लगे कि अगर यह मर गया तो लोग इसकी मौत का इल्ज़ाम मुझ पर ही लगाएंगे, लेकिन अगर यह अपनी मौत पर मर गया तब भी सब मुझे ही बुरा कहेंगे कि मैंने अपने पति को मार डाला। क्योंकि जब मैं लोगों को बताती हूँ कि मेरा पति ऐसी हालात में है और मुझे मारता है, फिर भी मैं इसके लिए सब कुछ कर रही हूँ, तो लोगों को इस बात पे यकीन नहीं आता। यहाँ आसपास के लोग कहते हैं कि यह अपने बीमार पति को छोड़कर बाहर घूमने के लिए जाता है, या फिर धंधा करती है, या गलत तरीके से पैसा कमाती है। वरना इतनी खूबसूरत लड़की हो और उसका पति एक ऐसे बीमार होकर बिस्तर पर पड़ा हुआ हो और उसे मारता भी हो, फिर यह उसके लिए इतनी मेहनत क्यों करेगी? मैं किसको जवाब दूं? मैं तंग आ गई थी, इसीलिए सोचा कि इल्ज़ाम तो मुझ पर वैसे भी आना था, तो फिर मैं कुछ गलत कर ही लेती हूँ। तभी आपको मैंने यह सब कुछ कह दिया था। मुझे माफ़ कर दो, मैं वह नहीं करना चाहती थी। मैं बहुत इज्जतदार लड़की हूँ। मैं बेबस हो गई थी और परेशान हो गए थे। मुझे अपनी बेटी की बहुत याद आती है। मैंने उसका नाम रूबी रखा था। सिर्फ इस इंसान की वजह से मुझसे दूर चली गई। वह बहुत बीमार हो गई थी। मैं उसके इलाज के लिए पैसों का इंतजाम करने गई हुई थी, लेकिन जब घर वापस आए तो मेरे पति ने मुझे इतनी ज़ोर से मारा था कि मैं बेहोश हो गई थी, और जब मेरी आँख खुली तो मेरी बेटी की आंखें बंद हो चुकी थी और वह इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। मैंने रूपा की बात सुनने के बाद मैंने अपने जेब में हाथ डाला और लगभग मेरे जेब में 10 से 12 हज़ार थे। मैंने वह रुपए रूपा को पकड़ा दिए और अपने हाथ की महंगी घड़ी भी उसे उतार कर दे दी, और उससे कहा था कि यह घड़ी बेच देना और इन पैसों को इस्तेमाल कर लेना और नौकरी पर भी आना। मैं चलता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारे पति को कुछ कहना चाहता हूँ। तुम इसको बाद में सब कुछ बता देना। मैं उसके पास गया और मैंने उसके पति से कहा कि तुम कैसे इंसान हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी पत्नी तुम्हारा कितना ख्याल रख रही है, और तुम हो कि उसको नुकसान पहुंचाते हो। अगर एक दिन तुम उसके साथ अच्छा सलूक कर लोगे ना, तो भगवान की कसम अपने कदमों पर खड़े हो जाओगे। वह मुझे हैरान होकर देख रहा था, क्योंकि उसे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था कि मैं उसे क्या बोल रहा हूँ। मैं वहाँ से निकल आया था तो मेरी आंखों में आंसू आ गए कि उसने क्यों अपनी थे। जब मुझे समझ आया था कि बेटी का सामान वहाँ पर रखा हुआ था क्योंकि उसे अपनी बेटी की याद आती थी, और हर चीज़ों पर जितनी धूल मिट्टी पड़ी हुई थी, उसका मतलब यही था कि जिसका सामान था वह बेचारी तो इस दुनिया में नहीं थी। मैं वहाँ से चला गया था। मैं गाड़ी में बैठकर सोच रहा था कि यह दुनिया कितनी बुरी है कि लोगों ने हर तरफ से औरत को इतना बुरा बनाया हुआ है कि अगर वह अच्छाई भी करे तो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, यह अच्छी नहीं हो सकती। और वहीं दूसरी तरफ मर्द को ऐसा बनाया है कि अगर मर्द औरत को गलत काम करने पर इनकार कर रही है नहीं सकता। लेकिन मैंने तो रूपा को इनकार किया था, वरना आज ऑफिस में कोई भी नहीं था और बारिश हो रही थी, और रूपा ने तो मुझसे खुद कहा कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैंने इनकार करने करके यह साबित कर दिया था कि अगर मन पवित्र है तो पाप करने का इरादा नहीं रखता।
तो उससे खूबसूरत लड़की भी बहका नहीं सकती है। और वह भी इस पाप से बच गई थी। रूपा काम पर आती थी तो मैं उससे कोई बात नहीं करता था। वह भी अपने काम में बिजी रहती थी, क्योंकि मुझे सच में उससे बहुत हमदर्दी हो गई थी और मोहब्बत भी थी। लेकिन मैंने उसे अपने दिल में कहीं छुपा लिया था। मुझे नहीं लगता था कि वह कभी भी मुझसे शादी करेगी, क्योंकि वह अपने पति को नहीं छोड़ सकती थी। अगर वह अपने पति को छोड़ने वाली होती तो अभी तक छोड़ चुकी होती। मैंने रूपा को अपने दिल में किसी कोने में दबाकर रख दिया था, जहाँ पर वह हमेशा के लिए सेफ रहने वाली थी। लेकिन मैं उससे खुद जाहिर नहीं करना चाहता था कि मैं उससे प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं जानता था कि वह मेरी कभी नहीं हो पाएगी। एक दिन इसी तरह से गुजरते जा रहे थे। मैंने उससे यह भी नहीं पूछ पाया था कि तुम्हारे पति का बिहेवियर अब तुम्हारे साथ बेहतर हुआ है या नहीं। क्या वह अभी भी तुम्हें मारता रहता है और तुम खामोशी से मार खाती रहती हो? लेकिन एक दिन मैं उसे देखकर हैरान रह गया था। आज वह बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी। वह मेरे ऑफिस में आए और कहने लगी, सर, मेरे पास आपके लिए कुछ है। मुझे लगा कि शायद फिर से वह मेरे लिए कुछ खाने का बनाकर लाई होगी। लेकिन इतने दिनों तक तो वह मुझसे दूर दूर रह रही थी और मुझे इग्नोर कर रही थी। फिर अचानक से उसे मेरा ख्याल कैसे आ गया था। मैं उसके साथ इस तरह से पेश आ रहा था कि जैसे यह सब कुछ ठीक ठाक हो गया हो और मेरे अंदर कुछ नहीं चल रहा है। मैंने कहा कि हाँ बताओ, क्या लगा है? तो तुम तो उसने मेरे सामने कुछ रुपए और मेरी घड़ी टेबल के ऊपर रख दिए थे। मैंने उसे कहा कि तुमने अभी तक इनको बेचकर इस्तेमाल नहीं किया? तो वह कहने लगा कि नहीं, मुझे इन्हें बेचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। दरअसल मेरा पति इस दुनिया से चला गया है। मैं उसकी बात पर चौंक गया था। मैंने कहा कि यह सब कैसे हुआ? उसने कहा कि उस दिन के कुछ हफ्ते बाद ही रात को अचानक उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। उसके मरने के बाद लोगों ने मुझे बहुत बुरी बुरी बातें सुनाई थी, लेकिन मैंने उनकी बातें सुन ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि अब यह इन लोगों की आखिरी बातें हैं। लोग मुझे कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा। अब मैं घर के बिल्कुल अकेली रहती हूँ। मैंने कहा कि इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे हमें बताया क्यों नहीं? उसने कहा कि मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि आपने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया था, और आज मैं आपके इसलिए यह सब कुछ बता रही हूँ क्योंकि बहुत जल्द ही मेरी शादी होने जा रही है, और वह भी बहुत अच्छे इंसान के साथ। यह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैं हैरान रह गया था कि वह अपने पति के मरते ही इतनी जल्दी शादी भी कर रही है। अगर उसका पति इस दुनिया से चला गया है तो वह मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती? मुझे बताती तो कि उसे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ था। उसने मुझे आखिरी वक्त पर बताया था कि अगले महीने की 20 तारीख को मेरी शादी है, आपको ज़रूर आना है। मैं बहुत परेशान था। अगले महीने की 20 तारीख कुछ दिन बाद ही आ गई थी। उस दिन मैंने होटल के सारे लोगों को छुट्टी दे दी थी और मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। मुझे पता था कि आज वह किसी और की हो जाएगी। अब मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैंने यह मौका हाथ से जाने क्यों दिया। वैसे भी उसके पति को किसी न किसी दिन तो मरना ही था ना। मैं ही उससे बात कर लेता तो वह मुझसे शादी करने से कभी इनकार नहीं करती। लेकिन वह इतनी खूबसूरत थी कि उसे कोई भी आसानी से अच्छा लड़का मिल गया होगा। उसे तो कोई भी मिल सकता था। मेरा दिल टूट चुका था जब दरवाजे पर अचानक मुझे हलचल की आवाज़ सुनाई दी थी और कोई अंदर दाखिल हुआ। मैंने सामने देखा। अंदर तो मैं हैरान रह गया था कि सामने कोई और नहीं बल्कि रूपा खड़ी हुई थी और वह दुल्हन बनी हुई थी। मैंने उससे कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या हुआ? कोई परेशानी हो गई है क्या? सब ठीक तो है ना? तुम्हारा पति कहाँ है? तुम दुल्हन बनकर यहाँ क्यों आए हो? वह मुस्कुराने लगी और कहने लगे कि मेरा दुल्हा और मेरा होने वाला पति तो मेरे सामने ही खड़ा हुआ है। मैंने कहा कि क्या मतलब है तुम्हारा? और फिर अचानक से मैं समझ गया था कि वह क्या कहना चाह रही है। उसने कहा कि मैं आपसे ही शादी करना चाहती हूँ। आप ही वह इंसान हो जिसने मेरी मदद की और मेरी हिफाजत की और मेरी मजबूरियों को समझा, मुझ पर बुरी नज़र नहीं डाली। मैं आपके अलावा और किसी से शादी नहीं कर सकती। मुझे आपसे अच्छा पति मिल ही नहीं सकता। जब उसने यह बात कही तो मैं बयान नहीं कर सकता कि उसमें मुझे खुशी हो रही थी। मैं तो बस हैरानी से उसे देख रहा था और खुशी से पूरी तरह से पागल हो गया था। मैंने उसे गले से लगा लिया और हम लोगों ने उस दिन शादी कर ली थी। अब वह मेरी पत्नी है और हम दोनों खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उसने मेरे घर को स्वर्ग बना दिया है। वह मेरे घर को अच्छी तरह से संभालती है और अब तो वह मेरे बच्चे की माँ भी बनने वाली है। फिर जब
9 महीने पूरे हो गए तो उसने एक बेटे को जन्म दिया। उसने मेरे घर को स्वर्ग बना दिया है। उसके दम से मेरे होटल और भी अच्छा चलने लगा है। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे अच्छी जीवन संगिनी मिली है क्योंकि मैंने पाप नहीं किया था। अगर मैं उस रात उसके साथ वह पाप कर लेता और अपनी हवस को पूरा कर लेता तो शायद आज मैं बर्बाद हो चुका होता। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया था। मैंने हमेशा उसकी मदद की थी और फिर वही मेरे लिए सब्र का फल बनकर मेरी ज़िंदगी में आ गई थी। रूपा बेचारी की ज़िंदगी में भी अब सुकून आ गया है क्योंकि जब वह अपने माता पिता के पास थी तो उन लोगों ने भी उस पर बहुत अत्याचार किए और शादी के बाद उसके पति ने भी उसकी ज़िंदगी को दुश्वार कर दिया था। मेरे घर में वह बहुत सुकून से रहती है और मेरे साथ बहुत खुश है और उसे भी यही लगता है कि मेरी ज़िंदगी में आने के बाद उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई है। भगवान ने हम दोनों को किस तरह से मिलाया था और हमारी इस मोहब्बत को पूरा कर दिया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कहानी के बारे में आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।